चलिए हम लोग आज जो है मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जो है सिर्फ मैट्रिक परीक्षा के लिए ही नहीं है, बल्कि यह जितने भी कंपटीशन होंगे वहाँ पर भी यह लेक्चर तुम लोगों को मदद करेगा। और कॉलेज में यदि हम बायोलॉजी लेंगे तो वहाँ पर तो यह विषय वस्तु ही रहेगी। यहाँ पर संसार में ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु को हम देखते हैं वे सभी वस्तु सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्वों एवं ऊर्जा के समन्वय से ही बना है। और वे पदार्थ वे वस्तु हैं कितने तरह के? दो तरह के हैं, एक दृश्य पदार्थ और दूसरा अदृश्य पदार्थ। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हम देखते हैं वे सभी इन्हीं दृश्य एवं अदृश्य पदार्थों के संयोग से बना है। ये दृश्य और अदृश्य पदार्थ जैसे कि छोटे छोटे अवयवों के मिलने से परमाणु बनता है और वही परमाणु क्या कहते हैं क्रमानुसार जो है वह अणुओं का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क जो है वह भी उससे भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से दृश्य और अदृश्य पदार्थों का निर्माण हुआ तो उससे मानव मस्तिष्क भी अपराध नहीं है, बल्कि वह मानव मस्तिष्क भी उसी के अंतर्गत आता है जो कि छोटे छोटे अणुओं के मिलने से बना है। यह जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है या यह सूचनाओं का भंडारण करता है, यह भंडारण और सूचनाओं का आदान प्रदान यह उन्हीं अणुओं के मिलने से यह तैयार करता है यह। और वह जो अणु है उस अणु को न्यूरोकेमिकल अणु कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? न्यूरोकेमिकल अणु कहेंगे न। यह मानव मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग हैं और 3 भाग में से पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ये अंग्रेजी में इसको फोर ब्रेन कहेंगे, इसको मिड ब्रेन कहेंगे और इसको हिड ब्रेन कहेंगे। पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा यानी 2/3 भाग जो है यह अग्र मस्तिष्क है। और यह अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क को जो है 2/3 हिस्से में यह फैला हुआ है यह। और इसके भी 2 भाग होते हैं, एक को प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं, दूसरे को हम डायसेफलॉन कहते हैं यह। तो प्रमस्तिष्क जो है वह पूरे मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग है। और यह मस्तिष्क है कहाँ? यह खोपड़ी के अंदर या कंकाल क्रेनियम। खोपड़ी को क्या कहते हैं हम? नहीं, क्रेनियम। खोपड़ी या क्रेनियम के अंदर यह स्थित होता है, जिसके ऊपर 3 परतें होती है। एक तो हो गया क्रेनियम की परत हो गई, उसके अंदर में एक धूसर रंग की झिल्ली होती है, जिस झिल्ली से वह मस्तिष्क उसमें क्या होता है क्रेनियम के नीचे? गुहा, जिसको कि हम मस्तिष्क गुहा कहेंगे। ठीक है। और उस मस्तिष्क गुहा के नीचे की जो परत होती है उसके अंदर में एक धूसर रंग की एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम कहते हैं मेनिंजीज। क्या कहेंगे उसको? इस मेनिंजीज और वह क्रेनियम के मध्य एक खाली स्थान होता है, जिसमें कि एक विशेष प्रकार के द्रव भरे रहते हैं, जिस द्रव को क्या कहेंगे? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। क्या कहेंगे उसको? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहेंगे। वह जो मस्तिष्क की जो गुहा है उस गुहा में भी जो है यह सेरेब्रोस्पाइनल द्रव जो है वह भरा रहता है। यह द्रव करता क्या है? यह मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है, या बाह्य तापमान हो या किसी प्रकार का चोट हो जाए या किसी प्रकार का आघात हो जाए तो उससे वह उसकी सुरक्षा करता है। अगर यदि किसी कारण से मस्तिष्क को आघात लग जाए और वह मेनिंजीज की झिल्ली को जो है वह क्षतिग्रस्त कर दे तो उस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है, जिसको कि कहते हैं मेनिंजाइटिस, या हिंदी में उसको कहते हैं मस्तिष्क बुखार। उसको क्या कहेंगे? मस्तिष्क बुखार या मेनिंजाइटिस कहते हैं, क्योंकि वह मेनिंजीज की झिल्ली को वह क्षति पहुंचाया, चूँकि चोट आघात था जोर से। यदि सामान्य आघात है तो वह जो खोपड़ी है वह खोपड़ी या क्रेनियम की जो परत है वह उसकी सुरक्षा कर देता है। लेकिन जब जोर का आघात लगता है तो वह क्रेनियम से वह मेनिंजीज
की जो झिल्ली है उसको भी क्षतिग्रस्त कर देती है और वह व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का बुखार होता है जिसको कि मस्तिष्क बुखार या अंग्रेजी में उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है। अब यह जो मेनिंजीज के ठीक नीचे की जो परत होती है उस परत में सबसे पहले इसको देखते हैं कि यह जो प्रमस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क का जो पहला भाग है प्रमस्तिष्क, जो कि खोपड़ी के या मस्तिष्क का अधिकांश भाग को छेके हुए है, यह भी दो भागों में बटा हुआ है, एक बायां भाग और एक दायां भाग, जिसे कि हम सम्मित क्या कहेंगे, इसको सम्मित गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? सम्मित गोलार्ध। यानी इस प्रकार से जो है यह बटा हुआ रहता है, इस तरह से, जहाँ की बीच में जो है एक नाले के समान की आकृति होती है, जिस आकृति और इस आकृति के बाएं तरफ भी मस्तिष्क है और दाएं तरफ भी मस्तिष्क है, और इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और कहते हैं दक्षिणी, या बायां गोलार्ध या दायां गोलार्ध, या बायां प्रमस्तिष्क या दायां प्रमस्तिष्क, जो कि सममित के आकार का होता है। इसकी विशेषता क्या है इस सममित आकृति का? क्योंकि इसके पहले भी एक चीज़ और जान लें, यह जो बायां गोलार्ध या दायां गोलार्ध जो प्रमस्तिष्क का है, इन दोनों को जोड़ता जो है मध्य के भाग में जो नाले की समान की आकृति है, जहाँ की रेशेदार एक विशेष प्रकार की झिल्ली बनी हुई है चादर के समान, जो कि इन दोनों गोलार्ध को जोड़ने का काम करता है, जिसको कि हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और इसमें जो यह इस गोलार्ध में जो देखते हैं ये इस प्रकार के अवयव हैं, या जिसको कि ब्रेन, यही मस्तिष्क है। इसकी सतह को हम प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कुट या सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। या तो इसको हम कहेंगे प्रमस्तिष्क वल्कुट या इसको कहेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहेंगे। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या है? यह शरीर की तमाम जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। शरीर की तमाम जैविक क्रियाओं, जैविक क्रिया का मतलब होता है कि हमारी जो इच्छाएं होती है, कई प्रकार की सोचना समझना, यह भी जैविक क्रिया है। हम जितने भी काम करते हैं वे भी जैविक क्रियाएं हैं। काम, वासना, भूख, प्यास, सोचना, विचारना, चिंता, दुख, ये सभी जीवों की एक जो है सो अपनी क्रिया है, इसलिए इसको जैविक क्रिया कहा गया। साथ ही जैविक क्रियाओं के साथ साथ यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारी चेतना का भी नियंत्रण करती है। चेतना का मतलब सोचना समझना, सपना देखना, भयभीत रहना, खुशी व्यक्त करना, ये हमारी चेतना के अंग हैं। उसका भी नियंत्रण करता है कौन? सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है। इसीलिए कहा जाता है, चूंकि यह प्रमस्तिष्क का ही भाग है, इसलिए अब इस प्रमस्तिष्क के बाएं और दाएं जो इसके सम्मित आकृति है दिमाग का, इसका काम क्या होता है? यह पूरे सूचना को पूरे शरीर की तमाम सूचनाओं को यह जो है अपने पास कलेक्ट करता है, फिर उसका वह विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने के बाद फिर वह विभिन्न अंगों को वह आदेश देता है। ये सभी काम यही करते हैं। कौन? कॉर्टेक्स। नहीं, इसके अलावा इसकी और विशेषता क्या है कि यह जो हमारी सूचनाओं को केंद्रित जो करता है या उसका जो नियंत्रण करता है, तो यदि यह बायां कॉर्टेक्स है, यदि यहाँ पर कुछ भी आघात लग जाए, चोट होगी, तो यह ठीक इसके शरीर के विपरीत दाएं भाग को यह नुकसान पहुंचा देगा, पूरे बॉडी को। और यदि दाएं भाग में आघात लगता है तो यह बाएं शरीर के बाएं भाग को जो है वह प्रभावित करेगा। इसके जो है कई जो है सो चिकित्सीय प्रमाण भी तुमको देखने को मिलेंगे कि जहाँ की व्यक्ति जिसको के कहा गया पक्षाघात या पैरालिसिस, नहीं, पैरालिसिस या पक्षाघात में होता क्या है, हमारे मस्तिष्क के अगर यदि मस्तिष्क का दायां भाग यदि क्षतिग्रस्त हो गया किसी भी कारण से, किसी चोट से, किसी आघात से, तो हमारे बाएं भाग जो हैं वे पक्षाघात से प्रभावित हो जाएंगे। अगर यदि हमारे बाएं प्रमस्तिष्क को आघात लगा है या चोट लगा है कस के, तो हमारे दाएं भाग के जो अंग हैं वे उसमें पक्षाघात होगा, वे नष्ट हो जाएंगे। ये चिकित्सीय प्रमाण है यह।
इसके अलावा जब यह पूरा मस्तिष्क जब पीछे चलता है और इसका यह जो है पृष्ठीय सतह है, इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय सतह। यह पृष्ठीय सतह यहाँ पर आने के बाद मस्तिष्क के यहाँ से यह मध्य मस्तिष्क शुरू होता है, और यह मध्य मस्तिष्क और यह अग्र मस्तिष्क जहाँ पे मिलता है इसको हम मस्तिष्क स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मस्तिष्क स्तंभ। यानी प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, यहाँ से यह भाग जो है, चूंकि यहाँ तो कोई पेंट है नहीं, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क जहाँ पे दोनों ज्वाइंट होते हैं इसको क्या कहेंगे, इसको हम मस्तिष्क स्तंभ कहेंगे या ब्रेन स्टीम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, ब्रेन स्टीम या मस्तिष्क स्तंभ कहेंगे। यह मस्तिष्क स्तंभ जो है यह भी हमारे शरीर की तमाम सूचनाओं को कलेक्ट करता है, साथ ही हमारे सांसों की क्रिया को यह नियंत्रित करता है। कौन कौन करता है, मस्तिष्क स्तंभ। मस्तिष्क स्तंभ क्या था, क्या था, पूरा मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जहाँ पे मिलता है नहीं, ऐसे उस जोड़ को ही हम कहते हैं मस्तिष्क स्तंभ। ठीक है, या उसका दूसरा अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्रेन स्टीम। क्या कहेंगे उसको हम, जो कि हमारे शरीर की तमाम सूचनाओं को वह कलेक्ट करता है और उन सूचनाओं का फिर वह विश्लेषण करने में मदद करता है। इसके अलावा हम जो सांसों की क्रिया कर लेते हैं, तो ये सांस लेना देना छोड़ना, नहीं लेना और छोड़ना, या हृदय की जो धड़कन है इसका धड़कना, ये सब के सब इसी मस्तिष्क स्तंभ का काम है या ब्रेन स्टीम का काम है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चूंकि इसके बाद जहाँ पे ये मध्य मस्तिष्क जहाँ ज्वाइंट होता है पूरा मस्तिष्क से, ये तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। इसके अलावा यहीं पर नहीं, इसके बाद हम देखते हैं कि यह मध्य मस्तिष्क जो है इसके भी दो भाग हैं। मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं, क्या है, तो एक का नाम है चेतक, दूसरे का नाम है अधस चेतक। इस चेतक को हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि पूरा मस्तिष्क के ठीक नीचे यहाँ पर जो है दोनों किनार में, एक यहाँ और एक यहाँ नीचे, या यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे देखिए, यह कॉर्पस कैलोसम है यह, और इसके नीचे यहाँ पर जो है सो यह थैलेमस है, यह खाली स्थान में। तो इसके दो भाग हुए, एक को कहा थैलेमस और दूसरे को कहा हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, यह तंत्र का यह समूह है। यहाँ पे न्यूरॉन के कई प्रकार के समूह पाए जाते हैं जो हमारी चेतना को भी, हमारी मांसपेशी की गति को नियंत्रित करता है, साथ ही आँखों की जो पेशियाँ हैं इसको भी नियंत्रित करता है। जैसे तेज प्रकाश में जाते हैं तो आँखें हमारी सिकुड़ जाती है, नहीं, कम प्रकाश में जाते हैं हमारी आँखें फैल जाती है, आँखों में कोई तिनका आ जाता है। तो ये सभी जो आँखों की मांसपेशियाँ जो काम करती है, इन पेशियों को नियंत्रण कौन करता है, थैलेमस। इसके अलावा हम जो दुख कष्ट सुख हर्ष विषाद जो भोगते हैं, हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया होती है दुख कष्ट भोगने का, या जो भी फीलिंग होती है, उन फीलिंग का भी केंद्र बिंदु कौन है, थैलेमस है। इसके अलावा जब मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन है, अधस चेतक, या इसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस यह प्रेरक का काम करता है। प्रेरक का मतलब प्रेरणा, प्रेरित करना। भूख लगी है, मन में जो इच्छा व्यक्त होगी तो वह कौन हमको प्रेरित करेगा भूख के लिए, खाने के लिए, हाइपोथैलेमस। नहीं, प्यास लगी है, एक गिलास पानी लाओ, इसकी सूचना जो हम देंगे यहाँ से, तो इसकी सूचना कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा। नहीं, भूख लगना, प्यास लगना, बहुत गर्मी है, इसका एहसास कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। हमें स्वेटर पहन लेनी चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, इसकी सूचना हमको कौन देगा, हाइपोथैलेमस। काम वासना के प्रति मन का जाना, वह उसकी सूचना कौन देगा, हाइपोथैलेमस। और हमने कभी कहा था कि यह हाइपोथैलेमस की जो बनावट है यह लड़कों में और लड़कियों में जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। लड़कियों के हाइपोथैलेमस छोटे होते हैं और लड़कों का हाइपोथैलेमस बड़ा होता है, जिसके चलते कि दोनों की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। नहीं, दोनों की प्रकृति में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाएगा हाइपोथैलेमस से। इसके अलावा
अगर यदि हम नीचे चलते हैं तो यह पश्च मस्तिष्क के दो भाग हैं। पश्च मस्तिष्क जो बना है वह एक अनुमस्तिष्क और दूसरा मस्तिष्क स्टेम, जो यहाँ हमने कहा था मस्तिष्क स्तंभ, नहीं इसी को अंग्रेजी में कहा था मस्तिष्क स्टेम। तो यह जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मतलब पीछे का भाग जो सबसे छोटा है, और इस छोटे से भाग का निर्माण किससे हुआ है? अनुमस्तिष्क। अनु मतलब भी छोटा, अनु मतलब छोटा, और अनु मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे भी। तो यह पीछे का भाग है, तो इसका निर्माण हुआ है अनुमस्तिष्क से और मस्तिष्क स्तंभ से हुआ है। जो चूंकि अनुमस्तिष्क का संबंध कहाँ से है? तो मस्तिष्क स्तंभ से है, जहाँ की पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क जहाँ मिला, नहीं जहाँ की पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क मिला, वहीं पर जो है फिर एक जो है मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण हुआ और इसका संबंध, और इसीलिए पश्च मस्तिष्क की परिभाषा कहे या कोई कहेंगे कि अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम ये दोनों मिल करके पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। नहीं, अनुमस्तिष्क जो है वह क्या करता है? वह प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, साथ ही वह हमारे शरीर की तमाम ऐच्छिक पेशियों का वह नियंत्रक है। अगर यदि हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से यदि अनुमस्तिष्क को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हमारे हाथों की क्रियाविधि समाप्त हो जाएगी, पैर चलना बंद कर देगा। नहीं, हम जो है अपने हाथों से एक जो है गिलास भी नहीं उठा सकेंगे हम, क्योंकि हाथ को आदेश कौन देगा? अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क निकल गया तो अब इसको आदेश कौन देगा? नाक पे यदि मक्खी बैठ जाए तो हम ताकते रह जाएंगे, मक्खी को भगा नहीं सकेंगे हम। किसके कारण? अनुमस्तिष्क के अभाव में। नहीं, यदि इस अनुमस्तिष्क में कभी भूल से भी चोट लग जाए तो वह व्यक्ति तुरंत मूर्छित हो जाएगा, हो सकता है कि उसके प्राण भी निकल जाए। इसलिए कि जैसे ही अनुमस्तिष्क में उसको आघात लगेगा तो उसके अनुमस्तिष्क जो है वे शून्य हो जाएंगे और उसके हाथ पैर या सांस की क्रिया सबसे पहले वह अनियंत्रित हो जाएगी, सांस जो है वह रुक जाएगा उसका। इसलिए अनुमस्तिष्क को जो है हमेशा बचा के रखना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है मस्तिष्क स्टेम, जिसके कि दो भाग हैं, एक को पोन्स वेरोलाई कहेंगे और दूसरे को मेडुला ऑब्लंगेटा कहेंगे। मस्तिष्क स्टेम के दो भाग हैं, ऐसा नहीं कि पश्च मस्तिष्क के तीन भाग हैं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पश्च मस्तिष्क के दो भागों के मिलने से बना कौन कौन? एक अनुमस्तिष्क और एक मस्तिष्क स्टेम। इस मस्तिष्क स्टेम के दो भाग हुए, पोन्स वेरोलाई और दूसरा मेडुला ऑब्लंगाटा। नहीं, यह भी तंत्र का के कई प्रकार के समूहों के मिलने से बना है पोन्स वेरोलाई। इसके क्या काम हैं? यह हमारे सांसों की क्रिया को नियंत्रित करता है। पोन्स वेरोलाई क्या करता है? हमारे सांसों की क्रिया को यह नियंत्रित करेगा। इसका एकमात्र काम दिया है सांसों की क्रिया को नियंत्रित करना, क्योंकि सबसे मूल चीज़ तो हमारे जीवन के लिए वही है। लेकिन जब मेडुला ऑब्लंगेटा में ले जाएंगे तो यह अनुमस्तिष्क का या पश्च मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है, जिसका कि संबंध हमारे पश्च मस्तिष्क से वह एक नलिकाकार आकृति में वह यहाँ से प्रारंभ होता है और नीचे रीढ़ की हड्डी से होते हुए कमर के जो गांठ हैं वहाँ तक यह बिछा हुआ है। नहीं, यह क्या है? यह मेडुला ऑब्लंगेटा है, जिसका संबंध मस्तिष्क के मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु या इसको हम मस्तिष्क के पीछे भाग या अनुमस्तिष्क से संबंधित मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं हम इसको। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कहेंगे हम? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे, जो मस्तिष्क के ठीक पीछे से प्रारंभ होता है और वह एक नलिकाकार आकृति में वे वहाँ से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी होते हुए हमारे कमर के अंतिम छोर तक यह चला आता है, जिसके मध्य में न्यूरोकैनाल नामक छिद्र होता है। क्या होता है? न्यूरोकैनाल नामक छिद्र होता है, जिसमें कि तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन भरे रहते हैं। नहीं, वे न्यूरॉन करते क्या है? इसमें जो है न्यूरॉन वह करता क्या है?
उसका संबंध हमारे शरीर की विभिन्न त्वचाओं एवं मांसपेशियों से है। यानी शरीर की जितनी भी त्वचा है, जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों की सूचना और उसका प्रसारण, उसको आवेग में बदलकर मस्तिष्क को पहुंचाना, यह काम होता है किसका? मेडुला ऑब्लैंगेटा का। क्योंकि इसको दूसरा नाम क्या कहा गया? इसको मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड, जो कि हमारे सिर के पीछे या पश्च मस्तिष्क के ठीक पीछे वह न्यूरोकैनाल नामक छिद्र से होते हुए, रीढ़ की हड्डी से होते हुए कमर के नीचे जहाँ आया, यहाँ तक। नहीं, इसका नाम क्या था? सेरम। यह सूचना का अंतिम अस्त्र है, अंतिम जगह है यह, जहाँ से कि यहाँ से लेकर के यह सभी सूचनाओं को जो है यह भेजता है। कहाँ भेजता है? मस्तिष्क को। इसका मतलब हुआ कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? कौन करता है? मेडुला ऑब्लैंगेटा। क्योंकि इसका संबंध पूरे बॉडी से है। एक मच्छर भी यदि कहीं बैठता है, उसकी सूचना मस्तिष्क को कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, इसकी सहायता से जाएगा। नहीं, अर्थात यदि हम सांस लेते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहती है, या चाहे कोई किसी प्रकार का दुख या कष्ट, जितनी भी भावनाएं हैं, वे सभी भावनाएं हमको यहीं से जो है वह मस्तिष्क को मिलती है। इसीलिए इसको सेकंड मस्तिष्क भी कहा गया। इसको क्या कहा गया? खास करके इसमें देखिए, इसमें भी चरणबद्ध किया गया है। इसको कहा गया सेरिब्रल कॉर्ड। क्या कहा गया इसको? हाँ, या इसका दूसरा नाम इसी को, इसके अंदर में है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। इसको कहा गया सेरिब्रल कॉर्ड। अगर यदि इसमें किसी कारण से कोई परेशानी हो जाए, परेशानी क्या होता है? यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके दो तत्व हैं, एक है कैल्शियम और एक है मैग्नीशियम और एक है सोडियम। यदि शरीर में किसी कारण से यह सोडियम और मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाए, किसी कारण से, और वह कारण क्या क्या हो सकता है? कि जो व्यक्ति रात में कम सोता है, मोबाइल ज़्यादा देखता है, रात में जग के पढ़ता है, चिंता ज़्यादा करता है, सोचता विचारता ज़्यादा है, नींद भरपूर नहीं लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों में ऑटोमेटिक रूप से सोडियम और मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाती है। जैसे ही सोडियम और मैग्नीशियम आयन की कमी होगी, उसका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगा। नहीं, यहाँ पे यह स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक जो हमको होता है, हम तो अपने देखा है ना, और उस व्यक्ति को जो है अनायास ही चक्कर सब वह आते रहेगा वह। नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस व्यक्ति को तुरंत जो है नमक और चीनी का घोल देंगे, क्योंकि नमक में क्या है? सोडियम है। जैसे ही घोल देंगे, उसके सोडियम और मैग्नीशियम का आयन की पूर्ति होगी और उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वह फिर से काम करना शुरू कर देता है। नहीं, जिस व्यक्ति का यह जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क में जो यह जो देखता है, जो यह क्या है? यह क्या है? ब्रेन है। ये सभी आकृति क्या बना हुआ है? इस ब्रेन में भी दो चीजें होती है। एक को क्या कहते हैं? गायरस, और दूसरे को कहते हैं सल्कस। क्या कहते हैं? गायरस और सल्क। गायरस का मतलब होता है कि यह जो ब्रेन है, इसमें एक उभरा हुआ भाग है और एक भाग है धंसा हुआ। एक भाग कैसा होगा? यह धंसा हुआ, क्योंकि यह तो बेडोल आकृति का यह है ब्रेन। नहीं, मज्जा जिसको कहते हैं। यह बना किससे है? तंत्रिका तंत्र से। किससे बना है? क्योंकि इस मानव मस्तिष्क में 1 खरब से ज़्यादा तंत्रिका तंत्र है, जिसको कि हम न्यूरॉन कहते हैं। और उसकी जो बनावट है, तो उस बनावट में जो है सो उसके जो उभरे हुए भाग हैं उसको गायरस कहेंगे, और जो उसका धंसा भाग होगा उसको सल्कस कहेंगे। और ये दोनों मिल करके जो है सो यह पूरे शरीर की सूचनाओं को नियंत्रित करता है। कौन? गायरस और सल्कस दोनों मिल करके पूरे शरीर की सूचनाओं को, यहाँ तक कि शरीर की ही सूचना नहीं बल्कि बाह्य सूचनाओं को भी वह कलेक्ट करके फिर उसको मस्तिष्क को भेजता है। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं का संजाल बना हुआ है। ये सभी क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं का संजाल बना हुआ है। और एक समान तंत्रिका कोशिकाओं के संजाल से यहाँ पर एक प्रतिचित्र बनता है, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। क्या बनता है? प्रतिचित्र बनता है। वह प्रतिचित्र
उन सूचनाओं को नियंत्रित करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद फिर वह जो है आदेशित भी करता है। कौन? प्रतिचित्र। किससे बना? तंत्रिका संजाल से। तंत्रिका संजाल किससे बना? न्यूरॉन से, नहीं? ठीक है। और न्यूरॉन का निर्माण जो है, यहाँ पे कई न्यूरॉन मिलके क्या बनाया? गायरस और सल्कस। इसलिए जिस व्यक्ति के गायरस और, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि यह गायरस और सल्कस जिस व्यक्ति में जितना ही ज़्यादा होगा, उसके मस्तिष्क का सतह उतना ही बड़ा होगा। जिसके प्रमस्तिष्क के सतह जितने ही ज़्यादा बड़े होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रमस्तिष्क जितना ही बड़ा होगा वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान, उतना ही तेज दिमाग का होगा। अगर यदि किसी व्यक्ति के गायरस और सल्कस छोटे हैं, छोटे स्तर पर हैं, तो वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होगा। यदि उसका सेरेब्रम यदि छोटा है, किसके कारण से? गायरस और सल्कस की कमी के कारण से, तो वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होगा। उसके पास में समझने बुझने की शक्ति नहीं होगी। इसलिए पूरे मस्तिष्क का मास्टर यही है, नहीं? कौन? सेरेब्रम। क्योंकि यह बुद्धिमानी, चतुराई का केंद्र बिंदु है। सोचने विचारने, जितनी भी तरह की प्रतिक्रिया हमारे अंदर में आती है, हंसना, बोलना, नहीं, सोचना, रोना, दुख व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, समझना, जितनी भी चीज़ें होती है, उन सभी का केंद्र बिंदु कौन है? सेरेब्रम, नहीं? क्योंकि अब है भी सबसे बड़ा। पूरे का जो है 2/3 हिस्सा में यह अकेले छिके हुए है, और 1/3 हिस्सा में जो है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। ठीक है। इसलिए आज जो है सो, क्या इसमें से किसी को समझ में बात आया? मोटा मोटी समझ में आया होगा, क्योंकि एक जो है यह काफ़ी जटिल चैप्टर यह है, मानव मस्तिष्क। ठीक है। और चूंकि इसी से संबंधित यह न्यूरॉन का है, तो इस पर हम जो है अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे न्यूरॉन पर। ठीक है।